नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास का चौथा भाग। 16वां बयान। कल की तरह आज की रात भी बीत गई। लौंडियों के साथ सुबह को सब औरतें पारी पारी मैदान भेजी गईं। महारानी और चंपा आज भी नहीं गईं। चंपा ने महारानी से पूछा, आप जब से इन लोगों के हाथ फंसी हैं, कुछ भोजन किया या नहीं? उन्होंने जवाब दिया, महाराज से मिलने की उम्मीद में जान बचाने के लिए दूसरे तीसरे कुछ खा लेती हूँ। क्या करूँ, कुछ बस नहीं चलता। थोड़ी देर बाद दो आदमी इस डेरे में आए। महारानी और चंपा से बोले, तुम दोनों बाहर चलो। आज हमारे सरदार का हुक्म है कि सब औरतें मैदान में पेड़ों के नीचे बैठाई जाएं, जिसमें मैदान की हवा लगे और तंदुरुस्ती में फर्क न पड़ने पावे। यह कह दोनों को बाहर ले गए। वे औरतें जो मैदान में गई थीं, बाहर ही एक बहुत घने महुए के तले बैठी हुई थीं। ये दोनों भी इसी जगह जाकर बैठ गईं। चंपा चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। दोपहर दिन चढ़ आया होगा। वही बुढ़िया जो कल एक औरत ले आई थी, आज फिर एक जवान औरत कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लिए हुए पहुंची। उसे देखते ही बुढ़े मियाँ ने बड़ी खातिर से अपने पास बिठाया और उस औरत को उस जगह भेज दिया जहां सब औरतें बैठी हुई थीं। चंपा ने आज इस औरत को भी बारीक निगाह से देखा। आखिर उससे न रहा गया। ऊपर की तरफ मुंह करके बोली, मी सगमता, यानी हम पहचान गए। वह औरत जो आई थी चंपा का मुंह देखने लगी। थोड़ी देर के बाद वह भी अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख और हाथों से उसे मलती हुई बोली, चप कला छठ में बाप रो फंस। मतलब चुप रहोगी तो तुम्हारी भी जान बच जाएगी। फिर दोनों में से कोई न बोली। शाम हो गई। सब औरतें उस रावटी में पहुंच गईं। रात को खाने का सामान पहुंचा। महारानी और चंपा के सिवाय सभी ने खाया। उन दोनों औरतों ने तो खूब ही हाथ फेरे जो नई फंसकर आई थीं। रात बहुत चली गई। सन्नाटा हो गया। रावटी के चारों तरफ पहरा फिरने लगा। रावटी में एक चिराग जल रहा है। सब औरतें सो गईं। सिर्फ 4 जाग रही हैं, महारानी, चंपा और वे दोनों जो नई आई हैं। चंपा ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, कड़ाक मी टेटी नो से पारो फेस्तो, यानी मेरी बेड़ी तोड़ दो नहीं तो गुल कर गिरफ्तार करा दूंगी। एक ने जवाब दिया, तोमसे की, यानी तुम्हारी क्या दशा होगी? फिर चंपा ने कहा, रानी में सेंगी, यानी रानी का साथ दूंगी। उन दोनों औरतों ने अपनी कमर से कोई तेज औजार निकाला और धीरे से चंपा की हथकड़ी और बेड़ी काट दी। अब चंपा लापरवाह हो गई। उसके ओठों पर मुस्कुराहट मालूम होने लगी। दोपहर रात बीत गई। यकायक उस रावटी को चारों तरफ से बहुत से आदमियों ने घेर लिया। शोरगुल की आवाज़ आने लगी। मारो पकड़ो की आवाज़ सुनाई देने लगी। बंदूक की भी आवाज़ कान में पड़ी। अब सब औरतों को यकीन हो गया कि डाका पड़ा और लड़ाई हो रही है। खलबली पड़ गई। रावटी में जितनी औरतें थीं इधर उधर दौड़ने लगीं। महारानी घबराकर चंपा चंपा पुकारने लगीं, मगर कहीं पता नहीं। चंपा दिखाई भी ना पड़ी। ये दोनों औरतें जो नई आई थीं आकर कहने लगीं, मालूम होता है चंपा निकल गई, मगर आप मत घबराइए। यह सब आप ही के नौकर हैं जिन्होंने डाका मारा है। मैं भी आप ही का ताबेदार हूँ। औरत ना समझिए। मैं जाता हूँ, आपके वास्ते कहीं डोली तैयार होगी, लेकर आता हूँ। यह कह दोनों ने रास्ता लिया। जिस रावटी में औरतें थीं उसके 3 तरफ आदमियों की आवाज़ कम हो गई। सिर्फ चौथी तरफ जिधर और बहुत से डेरे थे, लड़ाई की आहट मालूम हो रही थी। 2 आदमी जिनका मुंह कपड़े या नकाब से ढका हुआ था, डोली लिए हुए पहुंचे और महारानी को उस पर बैठाकर बाहर निकल गए। रात बीत गई। आसमान पर सफ़ेदी दिखाई देने लगी। चंपा और महारानी तो चली गई थीं, मगर और सब औरतें उसी रावटी में बैठी हुई थीं। डर के मारे चेहरा जर्द हो रहा था। एक का मुंह एक देख रही थी। इतने में पन्नालाल, राम नारायण, चुन्नीलाल एक डोली जिस पर किम ख्वाब का पर्दा पड़ा हुआ था, लिए हुए उस रावटी के दरवाजे पर पहुंचे। डोली बाहर रख दी। आप अंदर गए और सब औरतों को अच्छी तरह देखने लगे। फिर पूछा, तुम लोगों में से 2 औरतें दिखाई नहीं देती, वे कहाँ हैं? सब औरतें डरी हुई थीं।
किसी के मुंह से आवाज न निकली। पन्नालाल ने फिर कहा, तुम लोग डरो मत, हम लोग डाकू नहीं हैं। तुम ही लोगों को छुड़ाने के लिए इतनी धूमधाम हुई है। बताओ वे दोनों औरतें कहाँ हैं? उन सब औरतों का जी कुछ ठिकाने हुआ। एक ने कहा, दो नहीं बल्कि 4 औरतें गायब हैं, जिनमें 2 औरतें तो वे हैं जो कल और परसों फंस के आई थीं। वे दोनों तो एक औरत को यह कह के चली गईं कि आप डरिए मत, हम लोग आपके ताबेदार हैं, डोली लेकर आते हैं और आपको ले चलते हैं। उसके बाद डोली आई जिस पर चढ़ के वे चली गईं, और चौथी तो सबके पहले ही निकल गई थी। पन्नालाल के होश उड़ गए। रामनारायण और चुन्नीलाल के मुंह की तरफ देखने लगे। रामनारायण ने कहा, ठीक है, हम दोनों महारानी को ढाढ़स देकर तुम्हारी खोज में डोली लेने चले गए। जफील बजाकर तुमसे मुलाकात की और डोली लेकर चले आ रहे हैं। मगर दूसरा कौन डोली लेकर आया जो महारानी को लेकर चला गया? इन लोगों का यह कहना भी ठीक है कि चंपा पहले ही से गायब है। जब हम लोग औरत बने हुए इस रावटी में थे और लड़ाई हो रही थी, महारानी ने डर के चंपा चंपा पुकारा, तब भी उसका पता न था। मगर यह मामला क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। चलो बाहर चलकर इन बर्दे फरोशों की डोलियों को गिने, उतनी ही हैं या कम। उन औरतों को भी बाहर निकालो। सब औरतें उस डेरे से बाहर की गईं। उन्होंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, कहीं कहीं लाश भी नजर आती है। काफिले का बुढ़ा सरदार और उसका खूबसूरत लड़का जंजीरों से जकड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। 10 आदमी नंगी तलवारें लिए उनकी निगहबानी कर रहे हैं। सैकड़ों आदमी हाथ पैर बंधे दूसरे पेड़ों के नीचे बैठाए हुए हैं। रावटियां और डेरे सब उजड़ गए हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल उस जगह गए जहां बहुत सी डोलियां थीं। रामनारायण ने पन्नालाल से कहा, देखो यह 16 डोलियां हैं। पहले हमने 17 गिनी थीं। इससे मालूम होता है कि इन्हीं में से की वह डोली थी जिसमें महारानी गई हैं। मगर उनको कौन ले गया? चुन्नीलाल, जाओ तुम दीवान साहब को यहाँ बुला लाओ। उस तरफ बैठे हैं जहाँ फौज खड़ी है। दीवान साहब को लिए हुए चुन्नीलाल आए। पन्नालाल ने उनसे कहा, देखिए हम लोगों की 4 दिन की मेहनत बिल्कुल खराब गई। विजयगढ़ से 3 मंजिल पर इन लोगों का डेरा था। इस बुढ़े सरदार को हम लोगों ने औरतों का लालच देकर रोका कि कहीं आगे न चला जाए, और आपका खबर दी। आप भी पूरे सामान से आए। इतना खून खराबा हुआ, मगर महारानी और चंपा हाथ ना आईं। भला चंपा तो बदमाशी करके निकल गई। उसने कहा कि हमारी बेड़ी काट दो, नहीं तो हम सब बेद खोल देंगे कि मर्द हो, धोखा देने आए हो, पकड़े जाओगे। लाचार होकर उसकी बेड़ी काट दी और वह मौका पाकर निकल गई। मगर महारानी को कौन ले गया? दीवान साहब की अक्ल हैरान थी कि यह क्या हो गया। बोले, इन बदमाशों को, बल्कि इनके बुढ़े मियाँ सरदार को मार पीट कर पूछें, कहीं इन्हीं लोगों की बदमाशी तो नहीं है। पन्नालाल ने कहा, जब सरदार ही आपकी कैद में है तो मुझे यकीन नहीं आता कि उसके सबब से महारानी गायब हो गई हैं। आप इन बर्दे फरोशों को और फौज को लेकर जाइए और राज्य का काम देखिए। हम लोग फिर महारानी की टोह लेने जाते हैं। इसका तो बीड़ा ही उठाया है। दीवान साहब, बर्दे फरोश कैदियों को मैं उनके माल असबाब के साथ ले चुनार की तरफ रवाना हुए। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल महारानी की खोज में चले रास्ते में आपस में यूं बातें करने लगी। पन्नालाल, देखो आजकल चुनार राज्य की क्या दशा हो रही है। महाराज उधर फंसे, महारानी का पता नहीं, मगर फिर भी कोई उस्ताद हम लोगों को उल्लू बनाकर उन्हें ले ही गया। रामनारायण, भाई बड़ी मेहनत की थी मगर कुछ न हुआ। किस मुश्किल से इन लोगों का पता पाया, कैसी कैसी तरकीबों से 2 दिन तक इसी जंगल में रोके रखा, कहीं जाने न दिया। दौड़ा दौड़ा चुनार से सेना सहित दीवान साहब को लाए। लड़े भिड़े, अपनी तरफ से कई आदमी भी मरे, मगर वही पहला दिन, शर्मिंदगी मुनाफे में। चुन्नीलाल, हम तो बड़े खुश थे कि चंपा भी हाथ आवेगी, मगर वह तो और आफत निकली। कैसा हम लोगों को पहचाना और बेबस करके धमका के अपनी बेड़ी कटवा ही ली। बड़ी चालाक है, कहीं उसी का तो कोई फसाद नहीं है। पन्नालाल, नहीं जी, अकेली चंपा डोली में बैठा के महारानी को नहीं ले जा सकती। रामनारायण, हम लोगों को महारानी की खोज में भेजने के बाद अहमद और नाजिम को साथ लेकर पंडित बद्रीनाथ महाराज को कैद से छुड़ाने गए हैं। देखें वे क्या कर पाते हैं। पन्नालाल, भला हम लोगों का मुंह भी तो हो कि चुनार जाकर उनका हाल सुने
और क्या जस लगाकर आते हैं, इसको देखें। अगर महारानी ना मिली तो कौन मुंह ले चुनार जाएंगे। राम नारायण। बस मालूम हो गया कि आज जो शख्स महारानी को इस फुर्ती से चुरा के ले गया वह हम लोगों का ठीक उस्ताद है। अब तो इसी जंगल में खेती करो, लड़के वाले लेकर आ बसो, महारानी का मिलना मुश्किल है। पन्नालाल। वाहरे तेरा हौसला, क्या पिनिक के अवतार हुए हो। थोड़ी दूर जाकर ये लोग आपस में बातें कर मिलने का ठिकाना ठहरा अलग हो गए। 17वां बयान। एक बहुत बड़े नाले में, जिसके चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था, पंडित जगन्नाथ जोशी के साथ तेज सिंह बैठे हैं। बगल में एक साधारण सी डोली रखी हुई है, पर्दा उठा हुआ है। एक औरत उसमें बैठी तेज सिंह से बातें कर रही है। यह औरत चुनार के महाराज शिवदत्त की रानी कलावती कुंवर है। पीछे की तरफ एक हाथ डोली पर रखे चंपा भी खड़ी है। महारानी, मैं चुनार जाने में राजी नहीं हूँ, मुझको राज्य नहीं चाहिए। महाराज के पास रहना मेरे लिए स्वर्ग है। अगर वे कैद हैं तो मेरे पैर में भी बेड़ी डाल दो, मगर उन्हीं के चरणों में रखो। तेज सिंह। नहीं, मैं यह नहीं कहता कि ज़रूर आप भी उसी कैदखाने में जाइए जिसमें महाराज हैं। आप खुशी हो तो चुनार जाइए, हम लोग बड़ी हिफाजत से पहुंचा देंगे। कोई ज़रूरत आपके यहाँ लाने की नहीं थी। जोशी जी ने कई दफ़े आपके पतिव्रत धर्म की तारीफ की थी और कहा था कि महाराज की जुदाई में महारानी को बड़ा ही दुख होता होगा। यही जान हम लोग आपको ले आए थे, नहीं तो खाली चंपा को ही छुड़ाने गए थे। अब आप कहिए कि चुनार पहुंचा दें, नहीं तो महाराज के पास ले जाएं, क्योंकि सिवाय मेरे और किसी के जरिए महाराज के पास नहीं पहुंच सकती। और फिर महाराज क्या जाने कब तक कैद रहें। महारानी, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। सचमुच मुझे महाराज से इतनी जल्दी मिलाने वाला और कोई नहीं जितनी जल्दी तुम मिला सकते हो। अभी मुझको उनके पास पहुंचाओ, देर मत करो, मैं तुम लोगों का बड़ा जस मानूंगी। तेज सिंह। तो इस तरह डोली में आप नहीं जा सकती, मैं बेहोश करके आपको ले जा सकता हूँ। महारानी, मुझको यह भी मंजूर है, किसी तरह वहां पहुंचाओ। तेज सिंह। अच्छा, तब चलिए, इस शीशी को सूंघिए। महारानी को अपने पति के साथ बड़ी ही मोहब्बत थी। अगर तेज सिंह उनको कहते कि तुम अपना सिर दे दो तब महाराज से मुलाकात होगी, तो वह उसको भी कबूल कर लेती। महारानी बेखटके शीशी सूंघकर बेहोश हो गईं। जोशी ने कहा, अब इनको ले जाइए, उसी तहखाने में छोड़ आइए। जब तक आप ना आवेंगे मैं इसी जंगल में रहूंगा। चंपा को भी चाहिए कि विजयगढ़ जाए। हम लोग तो हम कुमारी चंद्रकांता की खोज में घूम ही रहे हैं, ये क्यों दुख उठाती हैं। तेज सिंह ने कहा, चंपा, जोशी जी ठीक कहते हैं, तुम घर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर किसी आफत में फंस जाओ। चंपा ने कहा, जब तक कुमारी का पता न लगेगा मैं विजयगढ़ कभी न जाऊंगी। अगर मैं इन बर्दे फरोशों के हाथ फंसी तो अपनी ही चालाकी से छूट भी गई। आप लोगों को मेरे लिए कोई तकलीफ ना करनी पड़ी। तेज सिंह ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, हम यह नहीं कहते कि हम लोगों ने तुमको छुड़ाया। हम लोग तो कुमारी चंद्रकांता को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए और उन्हीं की उम्मीद में बर्दे फरोशों के डेरे देख डाले। उनको तो ना पाया, मगर महारानी और तुम फंसी हुई दिखाई पड़ी। छुड़ाने की फिक्र हुई। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को महारानी को छुड़ाने की कोशिश करते देख हम लोग यह समझकर अलग हो गए कि मेहनत वे लोग करें, मौके में मौका हम लोगों को भी काम करने का मिल ही जाएगा। सो ऐसा ही हुआ था। तुम अपनी ही चालाकी से छूटकर बाहर निकल गईं। हमने महारानी को गायब किया। खैर, इन सब बातों को जाने दो। तुम यह बताओ कि घर न जाओगी तो क्या करोगी, कहाँ ढूंढोगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग तो कुमारी की खोज कर विजयगढ़ ले जाएं और तुम महीनों तक मारी मारी फिरो। चंपा ने कहा, मैं एकदम से ऐसी बेवकूफ़ नहीं, आप बेफिक्र रहें। तेज सिंह को लाचार होकर चंपा को उसको मर्जी पर छोड़ना पड़ा और जोशी जी को भी उसी जंगल में छोड़ महारानी की गठरी बांध कैदखाने वाले खो की तरफ रवाना हुए जिसमें महाराज बंद थे। चंपा भी एक तरफ को रवाना हो गई। 18वां बयान। तेज सिंह के चले जाने के बाद जोशी जी अकेले पड़ गए। सोचने लगे कि रमल में जरिए पता लगाना चाहिए कि चंद्रकांता और चपला कहाँ हैं। बस्ता खोल, पटिया निकाल, रमल फेंक गिनने लगे। घड़ी भर तक खूब गौर किया। एकाएक जोशी जी के चेहरे पर खुशी मुस्कान लगी और ओठों पर हंसी आ गई। झटपट रमल और पटिया बांध उसी तहखाने की तरफ दौड़े जहां तेज सिंह महारानी को लिए जा रहे थे। अय्यार थे ही
दौड़ने में कसर न की। जहां तक बन पड़ा खूब तेजी से दौड़े। तेज सिंह कदम कदम झपटे हुए चले जा रहे थे। लगभग 5 कोस के रह गए होंगे कि पीछे से आवाज आई, ठहरो ठहरो। फिर के देखा तो जोशी जगन्नाथ जी बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। ठहर गए। जी में खटका हुआ कि यह क्यों दौड़े आ रहे हैं। जब पास पहुंचे उनके चेहरे पर कुछ हंसी देख तेज सिंह का जी ठिकाने हुआ। पूछा, क्यों, क्या है जो आप दौड़े आए हैं? जोशी, है क्या, बस हम भी आपके साथ उसी तहखाने में चलेंगे। तेज सिंह, सो क्यों? जोशी, इसका हाल भी वही मालूम होगा, यहां ना कहेंगे। तेज सिंह, तो वहां दरवाजे पर पट्टी भी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि तकिए वाले ताले का हाल जब से कुमार को धोखा देकर बद्रीनाथ ने मालूम कर लिया, तब से एक और ताला हमने उसमें लगाया है, जो पहले ही से बना हुआ था, मगर आसकत से उसको काम में नहीं लाते, क्योंकि खोलने और बंद करने में जरा देर लगती है। हम यह निश्चय कर चुके हैं कि इस ताले का भेद किसी को ना बतावेंगे। जोशी, मैं तो अपनी आंखों पर पट्टी ना बंधवाऊंगा और उस तहखाने में भी जरूर जाऊंगा। तुम झक मारोगे और ले चलोगे। तेज सिंह, वाह क्या खूब, भला कुछ हाल तो मालूम हो। जोशी, हाल क्या, बस पौ 12 हैं, कुमारी चंद्रकांता को वहीं दिखा दूंगा। तेज सिंह, हाँ सच कहो। जोशी, अगर झूठ निकले तो उसी तहखाने में मुझको हलाल करके मार डालना। तेज सिंह, खूब कही, तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ब्रह्म हत्या तो मेरे सिर चढ़ेगी। जोशी, इसका भी ढंग मैं बता देता हूं, जिसमें तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या ना चढ़े। तेज सिंह, वह क्या? जोशी, कुछ मुश्किल नहीं है, पहले मुसलमान कर डालना तब हलाल करना। जोशी की बात पर तेज सिंह हंस पड़े और बोले, अच्छा भाई चलो, क्या करें, आपका हुक्म मानना भी जरूरी है। दूसरे दिन शाम को ये लोग उस तहखाने के पास पहुंचे। जोशी के सामने ही तेज सिंह ताला खोलने लगे। पहले उस शेर के मुंह में हाथ डाल के उसकी जुबान बाहर निकाली, इसके बाद दूसरा ताला खोलने लगे। दरवाजे के दोनों तरफ 2 पत्थर संगमरमर की दीवार के साथ जड़े हुए थे। दाहिनी तरफ के संगमरमर वाले पत्थर पर तेज सिंह ने जोर से लात मारी। साथ ही एक आवाज हुई और वह पत्थर दीवार के अंदर घुसकर जमीन के साथ सट गया। छोटे से हाथ भर के चबूतरे पर एक सांप चक्कर मारे बैठा देखा, जिसकी गर्दन पकड़कर कई दफे पेंच की तरह घुमाया। दरवाजा खुल गया। महारानी की गठरी लिए हुए तेज सिंह और जोशी जी अंदर गए। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। भीतर दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार में एक सुराख हाथ जाने लायक था। उसमें हाथ डाल के तेज सिंह ने कुछ किया जिसका हाल जोशी जी को मालूम न हो सका। जोशी जी ने पूछा, इसमें क्या है? तेज सिंह ने जवाब दिया, इसके भीतर एक किल्ली है, जिसके घुमाने से वह पत्थर बंद हो जाता है, जिस पर बाहर मैंने लात मारी थी और जिसके अंदर सांप दिखाई पड़ा था। उस सुराख से सिर्फ उस पत्थर के बंद करने का काम चलता है, खुल नहीं सकता। खोलते समय इधर भी वही तरकीब करनी पड़ेगी जो दरवाजे के बाहर की गई थी। दरवाजा बंद करके ये लोग आगे बढ़े। मैदान में जाकर महारानी की गठरी खोल उन्हें होश में लाए और कहा, हमारे साथ साथ चली आइए, आपको महाराज के पास पहुंचा दें। महारानी इन लोगों के साथ साथ आगे बढ़ी। तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, बताइए चंद्रकांता कहाँ है? जोशी जी ने कहा, मैं पहले कभी इसके अंदर आया नहीं, जो सब जगह मेरी देखी हों। आप आगे चलिए, महाराज शिवदत्त को ढूंढिए, चंद्रकांता भी दिखाई दे जाएगी। घूमते घूमते महाराज शिवदत्त को ढूंढते ये लोग उस नाले के पास पहुंचे जिसका हाल पहले भाग में लिख चुके थे। यकायक सबों को निगाह महाराज शिवदत्त की पर पड़ी, जो नाले के उस पार एक पत्थर के ढोंके पर खड़े ऊपर की तरफ मुंह किए हुए कुछ देख रहे थे। महारानी तो महाराज को देख दीवानी सी हो गई। किसी ने कुछ ना पूछा कि इस नाले में कितना पानी है या उस पार कैसे जाना होगा। झट कूद पड़ी। पानी थोड़ा ही था, पार हो गई और दौड़कर रोती हुई महाराज शिवदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। महाराज ने उठाकर गले से लगा लिया। तब तक तेज सिंह और जोशी जी भी नाले के पार हो महाराज शिवदत्त के पास पहुंचे। जोशी जी को देखते ही महाराज ने पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम भी तेज सिंह के हाथ फंस गए? जोशी जी ने कहा, नहीं, तेज सिंह के हाथ क्यों फंसेंगे? हाँ, उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी मंडली में मिला लिया है। अब हम वीरेंद्र सिंह की तरफ हैं, आपसे कुछ वास्ता नहीं। जोशी जी की बात सुनकर महाराज को बड़ा गुस्सा आया। लाल लाल आंखें कर उनकी तरफ देखने लगे। जोशी जी ने कहा,
तब अब आप बेकायदा गुस्सा करते हैं। इससे क्या होगा? जहां जी में आया तहां रहें। जो अपनी इज्जत करे उसी के साथ रहना ठीक है। आप खुद सोच लीजिए और याद कीजिए कि मुझको आपने कैसी कैसी कड़ी बातें कही थीं। उस वक्त यह भी ना सोचा कि ब्राह्मण है। अब क्यों मेरी तरफ लाल लाल आंखें करके देखे जाते हैं? जोशी जी की बातें सुन महाराज शिवदत्त ने सिर नीचा कर लिया और कुछ जवाब ना दिया। इतने में एक बारीक आवाज आई, तेज सिंह। तेज सिंह ने सिर उठाकर उधर देखा जिधर से आवाज आई थी। चंद्रकांता पर नजर पड़ी, जिसे देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाय, क्या सूरत हो रही है! सिर के बाल खुले हैं, गुलाब सा मुंह कुमला गया है, बदन पर मैल चढ़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़ी तेज सिंह पुकार रही हैं। तेज सिंह उस तरफ दौड़े और चाहा कि पहाड़ पर चढ़कर कुमारी के पास पहुंच जाएं, मगर न हो सका। कहीं रास्ता ना मिला। बहुत परेशान हुए, लेकिन कोई काम ना चला। लाचार होकर ऊपर चढ़ने के लिए कमंद फेंकी, मगर वह चौथाई दूर भी ना गई। जोशी जी से कमंद लेकर अपने कमंद में जोड़कर फिर फेंकी, आधा दूर भी ना पहुंची। हर तरह की तरकीबें की, मगर कोई मतलब ना निकला। लाचार होकर आवाज दी और पूछा, कुमारी, आप यहाँ कैसे आईं? तेज सिंह की आवाज कुमारी के कान तक बखूबी पहुंची, मगर कुमारी की आवाज, जो बहुत ही बारूक थी, तेज सिंह के कानों तक पूरी पूरी ना आई। कुमारी ने कुछ जवाब दिया। साफ साफ तो समझ में ना आया। हाँ, इतना समझ पड़ा, किस्मत आई तरह निकलो। हाय हाय, कुमारी से अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते। यह सोच तेज सिंह बहुत घबराए, मगर इससे क्या हो सकता था? कुमारी ने कुछ कहा जो फिर से बिल्कुल समझ में ना आया। हाँ, यह मालूम हो रहा था कि कोई बोल रहा है। तेज सिंह ने फिर आवाज दी और कहा, आप घबराइए नहीं, कोई तरकीब निकालता हूं जिसमें आप नीचे उतर आवें। इसके जवाब में कुमारी मुंह से कुछ न बोली। उसी जगह एक जंगली पेड़ था जिसके पत्ते जरा बड़े और मोटे थे। एक पत्ता तोड़ लिया और एक छोटे नुकीले पत्थर की नोक से उस पत्थर पर कुछ लिखा। अपनी धोती में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ उसमें वह पत्ता और एक छोटा सा पत्थर बांध इस अंदाज में फेंका कि नाले के किनारे कुछ जल में गिरा। तेज सिंह ने उसे ढूंढकर निकाला, गिरह खोली, पत्ते पर गौर से निगाह डाली। लिखा था, तुम जाकर पहले कुमार को यहां ले आओ। तेज सिंह ने जोशी जी को वह पत्ता दिखलाया और कहा, आप यहां ठहरिए, मैं जाकर कुमार को बुला लाता हूं। तब तक आप भी कोई तरकीब सोचिए जिसमें कुमारी नीचे उतर सके। जोशी जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं कोई तरकीब सोचता हूं। इस कैफियत को महारानी ने भी बखूबी देखा, मगर यह जान न सकी कि कुमारी ने पत्ते पर क्या लिखकर फेंका और तेज सिंह कहाँ चले। तो अभी महारानी को चंद्रकांता की बेबसी पर रुलाई आ गई और उसी तरफ टकटकी लगाकर देखती रही। तेज सिंह वहां से चलकर फाटक खोल खो के बाहर हुए और फिर दोहरा ताला लगा विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। 19वां बयान। जब से कुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ से गायब हुई और महाराज शिवदत्त से लड़ाई लगी, तब से महाराज जयसिंह और महल की औरतें तो उदास थीं ही, उनके सिवाय कुछ विजयगढ़ की रियाया भी उदास थी। शहर में गम छाया हुआ था। जब तेज सिंह और जोशी जी को कुमारी की खोज में भेज कुंवर वीरेंद्र सिंह लौटकर मैं देवी सिंह के विजयगढ़ आए, तब सबों को यह आशा हुई कि राजकुमारी चंद्रकांता भी आती होगी। लेकिन जब कुमार की जुबानी महाराज जयसिंह ने पूरा पूरा हाल सुना तो तबीयत और परेशान हुई। महाराज शिवदत्त के गिरफ्तार होने का हाल सुनकर तो खुशी हुई, मगर जब नाले में से कुमारी का फिर गायब हो जाना सुना तो पूरी नाउम्मीदी हो गई। दीवान हरदयाल सिंह वगैरह ने बहुत समझाया और कहा कि कुमारी अगर पाताल में भी होंगी तो तेज सिंह खोज निकालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी महाराज के जी को भरोसा ना हुआ। महल में महारानी की हालत तो और भी बुरी थी। खाना पीना बोलना बिल्कुल छूट गया था। सिवाय रोने और कुमारी को याद करने के दूसरा कोई काम ना था। कई दिन तक कुमार विजयगढ़ में रहे। बीच में एक दफे नौगढ़ जाकर अपने माता पिता से मिल आए, मगर तबीयत उनकी बिल्कुल नहीं लगती थी। जिधर जाते थे उदास ही दिखाई देते थे। एक दिन रात को कुमार अपने कमरे में सोए थे। दरवाज़ा बंद था। रात आधी से ज़्यादा जा चुकी थी। चंद्रकांता की जुदाई में पड़े पड़े कुछ सोच रहे थे। नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। दरवाजे के बाहर किसी के बोलने की आहट मालूम पड़ी, बल्कि किसी के मुंह से कुमारी ऐसा सुनने में आया। झट पलंग से उठकर
दरवाजे के पास आए और किवाड़ के साथ कान लगाकर सुनने लगे। इतनी बातें सुनने में आईं। मैं सच कहता हूं, तुम मानो चाहे ना मानो। हाँ, पहले मुझे जरूर यकीन था कि कुमारी पर कुंवर वीरेंद्र सिंह का प्रेम सच्चा है, मगर अब मालूम हो गया है कि यह सिवाय विजयगढ़ का राज्य चाहने के कुमारी की मोहब्बत नहीं रखते। अगर सच्ची मोहब्बत होती तो जरूर खोज। इतनी बात सुनी थी कि दरबानों को कुछ चोर की आहट मालूम पड़ी। बातें करना छोड़ पुकार उठे, कौन है? मगर कुछ मालूम ना हुआ। बड़ी देर तक कुमार दरवाजे के पास बैठे रहे, परंतु फिर कुछ सुनने में ना आया। हाँ, इतना मालूम हुआ कि दरबानों में बातें हो रही हैं। कुमार और भी घबरा उठे। सोचने लगे कि जब दरबानों और सिपाहियों को यह विश्वास है कि कुमार चंद्रकांता के प्रेमी नहीं हैं, तो जरूर महाराज का भी यही ख्याल होगा, बल्कि महल में महारानी भी यही सोचती होंगी। अब विजयगढ़ में मेरा रहना ठीक नहीं है। नौगढ़ जाने को भी जी नहीं चाहता, क्योंकि वहां जाने से और भी लोगों के जी में बैठ जाएगा कि कुमारी की मोहब्बत नकली और झूठी थी। तब कहाँ जाएं, क्या करें? इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते सवेरा हो गया। आज कुमार ने स्नान, पूजा और भोजन से जल्दी ही छुट्टी पा ली। पहर दिन चढ़ा होगा, अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और सवार हो किले के बाहर निकले। कई आदमी साथ हुए, मगर कुमार ने मना करने से रुक गए। लेकिन देवी सिंह ने साथ ना छोड़ा। उन्होंने 1000 मना किया पर एक ना माना, साथ चले ही गए। कुमार ने इस नीयत में घोड़ा तेज किया जिसमें देवी सिंह पीछे छूट जाएं और इनका भी साथ ना रहे। मगर देवी सिंह अय्यारी में कुछ कम न थे, दौड़ने की आदत भी ज्यादा थी। अस्तु घोड़े का संग न छोड़ा। इसके सिवाय पहाड़ी जंगल की ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के सबब कुमार का घोड़ा भी उतना तेज नहीं जा सकता था जितना कि वे चाहते थे। देवी सिंह बहुत थक गए। कुमार को उन पर दया आ गई। जी में सोचने लगे कि यह मुझसे बड़ी मोहब्बत रखता है। जब तक इसमें जान है मेरा संग न छोड़ेगा। ऐसे आदमी को जानबूझकर दुख देना मुनासिब नहीं। कोई गैर तो है नहीं कि साथ रखने में किसी तरह की कबाहट हो। आखिर कुमार ने घोड़ा रोका और देवी सिंह की तरफ देखकर हंसे। हाफते हाफते देवी सिंह ने कहा, भला कुछ यह भी तो मालूम हो कि आपका इरादा क्या है? कहीं सनक तो नहीं गए? कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और बोले, अच्छा, इस घोड़े को चरने के लिए छोड़ो, फिर हमसे सुनो कि हमारा क्या इरादा है। देवी सिंह ने जीनपोश कुमार के लिए बिछाकर घोड़े को खोल चरने वास्ते छोड़ दिया और उनके पास बैठकर पूछा, अब बताइए, आप क्या सोचकर विजयगढ़ के बाहर निकले? इसके जवाब में कुमार ने रात का बिल्कुल किस्सा कह सुनाया और कहा कि कुमारी का पता न लगेगा तो मैं विजयगढ़ या नौगढ़ न जाऊंगा। देवी सिंह ने कहा, यह सोचना बिल्कुल भूल है। हम लोगों से ज्यादा आप क्या पता लगावेंगे? तेज सिंह और जोशी जी खोजने गए ही हैं। मुझे भी हुक्म हो तो जाऊं। आपके लिए गए कुछ न होगा। अगर आपको बिना कुमारी का पता लगाए विजयगढ़ जाना पसंद नहीं तो नौगढ़ चलिए, वहां रहिए। जब पता लग जाएगा विजयगढ़ चले आइएगा। अब आप अपने घर के पास भी आ पहुंचे हैं। कुमार ने कुछ सोचकर कहा, यहां से मेरा घर बने बस विजयगढ़ के दूर होगा कि नजदीक? मैं तो बहुत आगे बढ़ाया हूं। देवी सिंह ने कहा, नहीं, आप भूलते हैं। ना मालूम किस धुन में आप घोड़ा फेंके चले आए। पूर्व पश्चिम का ध्यान तो रहा ही नहीं, मगर मैं खूब जानता हूं कि यहां से नौगढ़ केवल 2 कोस है। और वह देखिए, वह बड़ा सा पीपल का पेड़ जो दिखाई देता है, वह उस खो के पास ही है जहां महाराज शिवदत्त कैद हैं। तेज सिंह को आते देखकर, हैं, ये तेज सिंह कहाँ से चले आ रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ पता जरूर लगा होगा। तेज सिंह दूर से दिखाई पड़े, मगर कुमार से न रहा गया, खुद उनकी तरफ चले। तेज सिंह ने भी इन दोनों को देखा और कुमार को अपनी तरफ आते देख दौड़कर उनके पास पहुंचे। बेसब्री के साथ पहले कुमार ने यही पूछा, क्यों, कुछ पता चला? तेज सिंह, हाँ। कुमार, कहाँ? तेज सिंह, चलिए दिखाई देता हूं। इतना कहते ही कुमार तेज सिंह से लिपट गए और बड़ी खुशी के साथ बोले, चलो देखें। तेज सिंह, घोड़े पर सवार हो लीजिए, आप घबराते क्यों हैं? मैं तो आप ही को बुलाने जा रहा था, मगर आप यहां आकर क्यों बैठे हैं? कुमार, इसका हाल देवी सिंह से पूछ लेना, पहले वहां तो चलो। देवी सिंह ने घोड़ा तैयार किया। कुमार सवार हुए। आगे आगे तेज सिंह और देवी सिंह, पीछे पीछे कुमार रवाना हुए और थोड़ी ही देर में खो के पास जा पहुंचे। तेज सिंह ने कहा, लीजिए, अब आपके सामने ही ताला खोलता हूं, क्या करूं? मगर होशियार रहिएगा, कहीं अय्यार लोग आपको धोखा देकर इसका भी पता ना लगा लें।
ताला खोला गया और तीनों आदमी अंदर गए। जल्दी जल्दी चलकर उस चश्मे के पास पहुंचे जहां जोशी जी बैठे हुए थे। उंगली के इशारे से बताकर तेज सिंह ने कहा, देखिए वह ऊपर चंद्रकांता खड़ी है। कुमारी चंद्रकांता ऊंची पहाड़ी पर थी। दूर से कुमार को आते देख मिलन के लिए बहुत घबराई। यही कैफियत कुमार की भी थी। रास्ते का ख्याल तो किया नहीं, ऊपर चढ़ने को तैयार हो गए। मगर क्या हो सकता था। तेज सिंह ने कहा, आप घबराते क्यों हैं? ऊपर जाने के लिए रास्ता होता तो आपको यहां लाने की जरूरत ही क्या थी? कुमारी को ही ना ले आते। दोनों की टकटकी मच गई। कुमार वीरेंद्र सिंह कुमारी को देखने लगे और वह इनको। दोनों ही की आंखों से आंसू की नदी बह चली। कुछ करते नहीं बनता। हाय क्या टेढ़ा मामला है। जिसके वास्ते घर बार छोड़ा, जिसके मिलने की उम्मीद में पहले ही जान से हाथ धो बैठे, जिसके लिए हजारों सिर कटे, जो महीनों से गायब रहकर आज दिखाई पड़ी, उससे मिलना तो दूर रहा, अच्छी तरह बातचीत भी नहीं कर सकते। ऐसे समय में उन दोनों की क्या दशा थी वे ही जानते होंगे। तेज सिंह ने जोशी जी की तरफ देखकर पूछा, क्यों, आपने कोई तरकीब सोची? जोशी जी ने जवाब दिया, अभी तक कोई तरकीब नहीं सूझी, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिना कोई भारी कार्रवाई किए कुमारी को ऊपर से उतारना मुश्किल है। जिस तरह से वे आई हैं उसी तरह से बाहर होंगी। दूसरी तरकीब कभी पूरी नहीं हो सकती। कुमारी से यह पूछें और मालूम करें कि वह किस राह से यहाँ तक आईं, तब हम लोग ऊपर चलकर कोई काम करें। यह मामला तिलिस्म का है, खेल नहीं है। तेज सिंह ने इस बात को पसंद किया। कुमारी से पुकार कर कहा, आप घबराएं नहीं। जिस तरह से पहले आपने पत्ते पर फेंक कर लिखा था, उसी तरह अब फिर मुख्तसर में यह लिखकर फेंकिए कि आप किस राह से वहां पहुंची हैं। 20वां बयान। चपला तहखाने में उतरी। नीचे एक लंबी चौड़ी कोठरी नजर आई जिसमें चौखट के सिवाय किवाड़ के पल्ले नहीं थे। पहले चपला ने उसे खूब गौर करके देखा, फिर अंदर गई। दरवाजे के भीतर पैर रखते ही ऊपर वाले चौखट के बीचों बीच से लोहे का एक तख्ता बड़े जोर के साथ गिर पड़ा। चपला ने चौंक कर पीछे देखा, दरवाजा बंद पाया। सोचने लगी, यह कोठरी है कि मूसेदानी। दरवाजा इसका बिल्कुल चूहेदानी की तौर पर है। अब क्या करें? और कोई रास्ता कहीं जाने का मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल अंधेरा हो गया, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता। चपला अंधेरे में चारों तरफ घूमने और टटोलने लगी। घूमते घूमते चपला का पैर एक घड़े के पास जा पड़ा, साथ ही इसके कुछ आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। कोठरी में चांदना भी पहुंच गया। यह वह दरवाजा नहीं था जो पहले बंद हुआ था, बल्कि एक दूसरा ही दरवाजा था। चपला के पास जाकर देखा, इसमें भी कहीं किवाड़ के पल्ले नहीं दिखाई पड़े। आखिर उस दरवाजे की राह से कोठरी के बाहर हो एक भाग में पहुंची। देखा कि छोटे छोटे फूलों के पेड़ों में रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। एक तरफ से छोटी नहर के जरिए से पानी अंदर पहुंचकर बाग में छिड़काव का काम कर रहा है, मगर क्यारियां इसमें की कोई भी दुरुस्त नहीं है। सामने एक बारादरी नजर आई, धीरे धीरे घूमती वहां पहुंची। यह बारादरी बिल्कुल स्याह पत्थर से बनी हुई थी। छत, जमीन, खंबे सब स्याह पत्थर के थे। बीच में संगमरमर के सिंहासन पर हाथ भर का एक सुर्ख चौखटा पत्थर रखा हुआ था। चपला ने उसे देखा, उस पर यह खुदा हुआ था, यह तिलिस्म है, इसमें फंसने वाला कभी निकल नहीं सकता। हाँ, अगर कोई इसको तोड़े तो सब कैदियों को छुड़ा ले और दौलत भी उसके हाथ लगे। तिलिस्म तोड़ने वाले के बदन में खूब ताकत भी होनी चाहिए, नहीं तो मेहनत बेफायदे है। चपला को इसे पढ़ने के साथ ही यकीन हो गया कि अब जान गई। जिस राह से मैं आई हूं उस राह से बाहर जाना कभी नहीं हो सकता। कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। बाहर वाले दरवाजे को कमंद से बांधना व्यर्थ हुआ, मगर शायद वह दरवाजा खुला हो जिससे इस बाग में आई हूं। यह सोचकर चपला फिर उस दरवाजे की तरफ गई, मगर उसका कोई निशान ना मिला। यह भी नहीं मालूम हुआ कि किस जगह दरवाजा था। फिर लौटकर उसी बारादरी में पहुंची और सिंहासन के पास गई। जी में आया कि इस पत्थर को उठा लूं। अगर किसी तरह बाहर निकलने का मौका मिला तो इसको भी साथ लेती जाऊंगी, लोगों को दिखाऊंगी। पत्थर उठाने के लिए झुकी, मगर उस पर हाथ रखा ही था कि बदन में सनसनाहट पैदा हुई और सिर घूमने लगा, यहां तक कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तक दिन बाकी था चपला बेहोश पड़ी रही। शाम होते होते होश में आई। उठकर नहर के किनारे गई, हाथ मुंह धोया, जी ठिकाने हुआ। उस बाग में अंगूर बहुत लगे हुए थे, मगर उदासी और घबराहट के सबब चपला ने एक दाना भी न खाया।
फिर उसी बारादरी में पहुंची। रात हो गई और धीरे धीरे वह बारादरी चमकने लगी। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी, बारादरी की चमक भी बढ़ती जाती थी। छत, दीवार, जमीन और खंभे सब चमक रहे थे। कोई जगह उस बारादरी में ऐसी ना थी जो दिखाई न देती हो, बल्कि उसकी चमक से सामने वाला थोड़ा हिस्सा बाग का भी उजाला हो रहा था। यह चमक काहे की है, इसको जानने के लिए चपला ने जमीन, दीवार और खंभों पर हाथ फेरा, मगर कुछ समझ में ना आया। ताज्जुब, डर और नाउम्मीदी ने चपला को सोने ना दिया। तमाम रात जागते ही बीती। कभी दीवार टटोलती, कभी उस सिंहासन के पास जा उस पत्थर को गौर से देखती जिसके छूने से बेहोश हो गई थी। सवेरा हुआ। चपला फिर बाग में घूमने लगी। उस दीवार के पास पहुंची जिसके नीचे से बाग में नहर आई थी। सोचने लगी, दीवार बहुत चौड़ी नहीं है, नहर का मुंह भी खुला है, इस राह से बाहर हो सकती हूँ। आदमी के जाने लायक रास्ता बखूबी है। बहुत सोचने विचारने के बाद चपला ने वही किया। कपड़े सहित नहर में उतर गई। दीवार से उस तरफ हो जाने के लिए गोता मारा, काम पूरा हो गया, अर्थात उस दीवार के बाहर हो गई। पानी से सिर निकाल कर देखा तो नहर को बाग के भीतर की बंदोबस्त चौड़ी पाया। पानी के बाहर निकली और देखा कि दूर सब तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, जिनके बीचों बीच से यह नजर आई है और दीवार के नीचे से होकर बाग के अंदर गई है। चपला ने अपने कपड़े धूप में सुखाए। अय्यारी का बटुआ भीगा न था क्योंकि उसका रंग रोगनी था। जब सब तरह से लैस हो चुकी, वहां से सीधे रवाना हुई। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में नाला, किनारे पारिजात के लगे पेड़। पहाड़ के ऊपर किसी तरह चढ़ने की जगह नहीं, अगर चढ़े भी तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उतरना पड़े। चपला नाले के किनारे रवाना हुई। दोपहर दिन चढ़े तक लगभग 3 कोस चली गई। आगे जाने के लिए रास्ता ना मिला क्योंकि सामने से भी एक पहाड़ ने रास्ता रोके रखा था, जिसके ऊपर से गिरने वाला पानी का झरना नीचे नाले में आकर बहता था। पहाड़ी के नीचे एक दालान था जो अंदाज से 10 गज लंबा और गज भर चौड़ा होगा। गौर के साथ देखने से मालूम होता था कि पहाड़ काट के बनाया गया है। इसके बीचों बीच में पत्थर का एक अजदहा था जिसका मुंह खुला हुआ था और आदमी उसके पेट में बखूबी जा सकता था। सामने एक लंबा चौड़ा संगमरमर का साफ चिकना पत्थर भी जमीन पर जमाया हुआ था। अजदहे को देखने के लिए चपला उसके पास गई। संगमरमर के पत्थर पर पैर रखा ही था कि धीरे धीरे अजदहे ने दम खींचना शुरू किया और कुछ ही देर बाद यहां तक तेजी से दम खींचा कि चपला का पैर न जम सका। वह खिंचकर उसके पेट में चली गई, साथ ही बेहोश भी हो गई। जब चपला होश में आई, उसने अपने को एक कोठरी में पाया जो बहुत तंग, सिर्फ 10-12 आदमियों के बैठने लायक होगी। कोठरी के बगल में ऊपर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थीं। चपला थोड़ी देर तक अचंभे में भरी हुई बैठी रही। तरह तरह के ख्याल उसके जी में पैदा होने लगे। अगले चकरा गई कि यह क्या मामला है। आखिर चपला ने अपने को संभाला और सीढ़ी के रास्ते चढ़कर छत पर गई। जाते ही सीढ़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। नीचे उतरने की जगह न थी। इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। सामने एक छोटा सा खो नजर पड़ी जो बहुत अंधेरी न थी क्योंकि आगे की तरफ से उसमें रोशनी पहुंच रही थी। चपला लाचार होकर उस खो में घुसी। थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा दालान मिला। वहां पहुंचकर देखा कि कुमारी चंद्रकांता बहुत से बड़े बड़े पत्ते आगे रखे हुए बैठी है और पत्ते पर पत्थर की नोक से कुछ लिख रही है। नीचे झांककर देखा तो बहुत ही ढालवी पहाड़ी, उतरने की जगह नहीं। उसके नीचे कुंवर वीरेंद्र सिंह और जोशी जी खड़े ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कुमारी चंद्रकांता के कान में चपला के पैर की आहट पहुंची। फिर के देखा, पहचानते ही उठ खड़ी हुई और बोली, वाह सखी, खूब पहुंची। देख, सब कोई नीचे खड़े हैं। कोई ऐसी तरकीब नजर नहीं आती कि मैं उन तक पहुंचूं। उन लोगों की आवाज मेरे कान तक पहुंचती है मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तेज सिंह ने पूछा है कि तुम किस राह से यहां आई हो। उसी का जवाब इस पत्ते पर लिख रही हूं। इसे नीचे फेंकूंगी। चपला ने पहले खूब ध्यान करके चारों तरफ देखा। नीचे उतरने की कोई तरकीब नजर न आई। तब बोली, कोई जरूरत पत्ते पर लिखने की नहीं है। मैं पुकार के कह देती हूं। मेरी आवाज ये लोग बखूबी सुनेंगे। पहले यह बताओ, तुमको बगुला निगल गया था या कोई दूसरी राह से आई हो? कुमारी ने कहा, हाँ, मुझको वही बगुला निगल गया था
जिसको तुमने उस खंडर में देखा होगा। शायद तुमको भी वही निकल गया हो। चपला ने कहा, नहीं, मैं दूसरी राह से आई हूं। पहले उस खंडर का पता इन लोगों को दे लूं, तब बातें करूं, जिसमें ये लोग भी कोई बंदोबस्त कर हम लोगों को छुड़ाने का काम करें। जहां तक मैं सोचती हूं, मालूम होता है कि हम लोग कई दिनों तक यहां फंसे रहेंगे। खैर, जो होगा देखा जाएगा। 21वां बयान। कुमारी के पास आते हुए चपला को नीचे से कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह सबों ने देखा। ऊपर से चपला पुकार कर कहने लगी, जिस खो में हम लोगों को शिवदत्त ने कैद किया था, उसके लगभग 7 कोस दक्षिण एक पुराने खंडर में एक बड़ा भारी पत्थर का करामाती बगुला है। वही कुमारी को निगल गया था। वह तिलिस्म किसी तरह टूटे तो हम लोगों की जान बचे। दूसरी कोई तरकीब हम लोगों के छूटने की नहीं हो सकती। मैं बहुत संभल कर उस तिलिस्म में गई थी, पर तो भी फंस गई। तुम लोग जाना तो बहुत होशियारी के साथ उसको देखना। मैं यह नहीं जानती कि उस खो चिनार से किस तरफ है। हम लोगों को दुष्ट शिवदत्त ने कैद किया था। चपला की बात बखूबी सबों ने सुनी। कुमार को महाराज शिवदत्त पर बड़ा ही गुस्सा आया। सामने मौजूद ही थे, कहीं ढूंढने जाना तो था नहीं। तलवार खींच मारने के लिए झपटे। महाराज शिवदत्त की रानी, जो उन्हीं के पास बैठी सब तमाशा देखती और बातें सुनती थी, कुंवर वीरेंद्र सिंह को तलवार खींच के महाराज शिवदत्त की तरफ झपटते देख दौड़कर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पहले मुझको मार डालिए, क्योंकि मैं विधवा होकर मुर्दों से बुरी हालत में नहीं रह सकती। तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बहुत कुछ समझा बुझा कर ठंडा किया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर मुनासिब समझो और हर्ज ना हो तो कुमारी के माँ बाप को भी यहाँ लाकर कुमारी का मुंह दिखला दो, भला कुछ उन्हें भी तो ढाढ़स हो। तेज सिंह ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। इस ठहकाने को आप मामूली ना समझिए। जो कुछ कहना होगा मुंह जवानी सब हाल उनको समझा दिया जाएगा। अब यह फिक्र करनी चाहिए कि जिससे कुमारी की जान छूटे। चलिए सब कोई महाराज जयसिंह का हाल को यह हाल कहते हुए उस खंडर तक चलें जिसका पता चपला ने दिया है। यह कह तेज सिंह ने चपला को पुकार कर कहा, देखो हम लोग उस खंडर तक की तरफ जाते हैं। क्या जाने कितने दिन उस तिलिस्म के तोड़ने में लगें। तुम राजकुमारी को ढाढ़स देती रहना, किसी तरह की तकलीफ ना होने पावे। क्या करें, कोई ऐसी तरकीब भी नजर नहीं आती कि कपड़े या खाने पीने की चीजें तुम तक पहुंचाई जाएं। चपला ने ऊपर से जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, खाने पीने की कुछ तकलीफ ना होगी, क्योंकि इस जगह बहुत से मेवों के पेड़ हैं और पत्थरों में से छोटे छोटे कई झरने पानी के भी जारी हैं। आप लोग बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। इतना मुझे मालूम हो गया है कि बिना कुमार के यह तिलिस्म नहीं टूटने का, मगर तुम लोग भी इनका साथ मत छोड़ना, बड़ी हिफाजत रखना। महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को उसी तहखाने में छोड़ कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी चारों आदमी वहां से बाहर निकले। दोहरा ताला लगा दिया गया। उसके बाद सब हाल कहने के लिए कुमार ने देवी सिंह को नौगढ़ अपने माँ बाप के पास भेज दिया और यह भी कह दिया कि नौगढ़ से होकर ही तुम लोगों लौट के विजयगढ़ आ जाना। हम लोग वहां चलते हैं, तुम आओगे तब कहीं जाएंगे। यह सुन देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। सवेरे ही से कुंवर वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ से गायब थे। बिना किसी के कुछ कहे ही चले गए थे, इसलिए महाराज जयसिंह बहुत ही उदास हो कई जासूसों को चारों तरफ खोजने के लिए भेज चुके थे। शाम होते होते ये लोग विजयगढ़ पहुंचे और महाराज ने कहा, कुमार तुम इस तरह बिना कहे सुने जहां जी में आता है चले जाते हो। हम लोगों को इससे तकलीफ होती है, ऐसा न किया करो। इसका जवाब कुमार ने कुछ न दिया, मगर तेज सिंह ने कहा, महाराज जरूरत ही ऐसी थी कि कुमार को बड़े सवेरे यहाँ से जाना पड़ा। उस वक्त आप आराम में थे, इसलिए कुछ कह न सके। बाद इसके तेज सिंह ने कुछ हाल लड़ाई से चुनार जाना, महाराज शिवदत्त की रानी को चुराना, खो में कुमारी का पता लगाना, जोशी जी की मुलाकात, बर्दे फरोशों की कैफियत, उस तहखाने में कुमारी और चपला को देख उनकी जुबानी तिलिस्म का हाल आदि सब कुछ हाल पूरा पूरा ब्यौरेवार कह सुनाया। आखिर में यह भी कहा कि अब हम लोग तिलिस्म तोड़ने जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा हाल सुनकर महाराज हैरान हो गए। बोले, तुम लोगों ने बड़ा ही काम किया, इसमें कोई शक नहीं, हद के बाहर काम किया। अब तिलिस्म तोड़ने की तैयारी है, मगर यह तिलिस्म दूसरे के राज्य में है। चाहे वहां का राजा तुम्हारे यहाँ कैद हो
तो भी पूरे सामान के साथ तुम लोगों को जाना चाहिए। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं तो ठीक है। तेज सिंह ने कहा, आपके तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी फौज साथ जाएगी वही बहुत है। महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर इतना होगा कि चलकर उस तिलिस्म को मैं देख भी आऊँगा। तेज सिंह ने कहा, जैसी मर्जी। महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि हमारी आधी फौज और कुमार की कुल फौज रात भर में तैयार हो रहे, कल यहाँ से चुनार की तरफ कूच होगा। बमूजिब हुक्म के सब इंतजाम दीवान साहब ने कर दिया। दूसरे दिन नौगढ़ से लौटकर देवी सिंह भी आ गए। बड़ी तैयारी के साथ चुनार की तरफ तिलिस्म तोड़ने के लिए कूच हुआ। दीवान हरदयाल सिंह विजयगढ़ में छोड़ दिया गया। 22वां बयान। 4 दिन रास्ते में लगे। 5वें दिन चुनार की सरहद में फौज पहुंची। महाराज शिवदत्त के दीवान ने यह खबर सुनी तो घबरा उठे, क्योंकि महाराज शिवदत्त तो कैद हो ही चुके थे, लड़ने की ताकत किसे थी। बहुत सी नज़र वगैरह लेकर महाराज जयसिंह ने मिलने के लिए हाजिर हुआ। खबर पाकर महाराज ने कहला दिया कि मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, हम चुनार फतेह करने नहीं आए हैं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे महाराज हमारे हाथ फंसे उसी रोज़ चुनार फतेह हो गया। हम दूसरे काम को आए हैं, तुम और कुछ मत सोचो। लाचार होकर दीवान साहब को वापस जाना पड़ा, मगर यह मालूम हो गया कि फलाने काम के लिए आए हैं। आज तक इस तिलिस्म का हाल किसी को भी मालूम ना था, बल्कि किसी ने उस खंडर को देखा तक ना था। पर आज यह मशहूर हो गया कि इस इलाके में कोई तिलिस्म है जिसको कुंवर वीरेंद्र सिंह तोड़ेंगे। उस तिलिस्मी खंडर का पता लगाने के लिए बहुत से जासूस इधर उधर भेजे गए। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी भी गए। आखिर उसका पता लग ही गया। दूसरे दिन मैं फौज के सबों का डेरा उसी जंगल में जा लगा जहां वह तिलिस्मी खंडर था। 23वां बयान। महाराज जयसिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी खंडर की सैर करने के लिए उसके अंदर गए। जाते ही यकीन हो गया कि बेशक यह तिलिस्म है। हर एक तरफ वे लोग घुसे और एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बीच वाले बगुले के पास पहुंचे। चपला की जुबानी यह तो सुन ही चुके थे कि यही बगुला कुमारी को निकल गया था, इसलिए तेज सिंह ने किसी को उसके पास जाने न दिया, खुद गए। चपला ने जिस तरह उस बगले को आजमाया था उसी तरह तेज सिंह ने भी आजमाया। महाराज उस बगले का तमाशा देख बहुत हैरान हुए। उसका मुंह खोलना, पर फैलाना और आगे पीछे वाली चीज को उठाकर निकल जाना सबों ने देखा और अचंभे में आकर बनाने वाली की तारीफ करने लगे। इसके बाद उस तहखाने के पास आए जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमंद से में बंधा देख तेज सिंह को मालूम हो गया कि यह चपला की कार्रवाई है, और जरूर यह कमंद भी चपला की ही है, क्योंकि इसके एक सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ है। मगर इस किवाड़ का बांधना बेफायदे हुआ, क्योंकि इसमें घुसकर चपला निकल न सकी। कुएं को भी बखूबी देखते हुए उस चबूतरे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ था। चपला की तरह तेज सिंह ने भी यहाँ धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ऊपर का पत्थर आवाज देकर पल्ले की खुला और तेज सिंह धम से जमीन पर गिर पड़े। इनके गिरने पर कुमार को हंसी आ गई, मगर देवी सिंह बड़े गुस्से में आए। कहने लगे, सब शैतानी इस आदमी की है जो इस पर सोया है, रहो मैं इसकी खबर लेता हूं। यह कहकर उछलकर बड़े जोर से एक धौल उसके सिर पर जमाई। धौल का लगना था कि वह पत्थर का आदमी उठ बैठा, मुंह खोल दिया, भांति की तरह उसके मुंह से हवा निकलने लगी। मालूम होता था कि भूकंप आया है। सबों की तबीयत घबरा गई। जोशी जी ने कहा, जल्दी इस मकान से बाहर भागो, ठहरने का मौका नहीं है। इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सब के सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने के सबब से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ता था। खंडर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। 2 घंटे तक यही कैफियत रही और तब तक खंडर की इमारत का हिलना बंद न हुआ। तेज सिंह ने जोशी जी से कहा, आप रमल और नजूम से पता लगाइए कि यह तिलिस्म किस तरह और किसके हाथ से टूटेगा। जोशी जी ने कहा, आज दिन भर आप लोग सब्र कीजिए और जो कुछ सोचना हो सोचिए। रात को मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त करूंगा, फिर कल जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर यहाँ कई रोज लगेंगे। महाराज का रहना ठीक नहीं है, बेहतर है कि वे विजयगढ़ जाएं। इस राय को सबों ने पसंद किया। कुमार ने महाराज से कहा,
आप सिर्फ इस खंडर को देखने आए थे, सो देख चुके, अब जाइए। आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। महाराज विजयगढ़ जाने पर राजी न थे, मगर सबों ने जिद करने से कबूल किया। कुमार की जितनी फौज थी उसको और अपनी जितनी फौज आई थी उसमें से भी आधी उसी जगह छोड़ बाकी आधी फौज साथ ले विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। 24वां बयान। रात भर जगन्नाथ जोशी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह भी रात भर पास ही बैठे रहे। सब बातों को देखभाल कर जोशी जी ने कहा, रमल से मालूम होता है कि इस तिलिस्म को तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वह पत्थर भी इसी खंडर में किसी जगह पड़ा हुआ है। उसको तलाश करके निकालना चाहिए, तब सब पता लगेगा। स्नान पूजा से छुट्टी पा कुछ खा पीकर इस तिलिस्म में घूमना चाहिए, जरूर उस पत्थर का भी पता लगेगा। सब कामों से छुट्टी पाकर दोपहर को सब लोग खंडर में घुसे। देखते भालते उसी चबूतरे के पास पहुंचे जिस पर पत्थर का वह आदमी सोया हुआ था जिसे देवी सिंह ने धौल जमाई थी। उस आदमी को फिर उसी तरह सोता पाया। जोशी जी ने तेज सिंह से कहा, यह देखो ईंटों का ढेर लगा हुआ है, शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो और इसके ऊपर चढ़कर उस आदमी को देखा हो। तुम भी इस पर चढ़ के खूब गौर करके देखो तो सही, किताब में जो इसके हाथ में है क्या लिखा है। तेज सिंह ने ऐसा ही किया और उस ईंट के ढेर पर चढ़कर देखा। उस किताब में लिखा था, 8 पहल 5 अंक, 6 हाथ 3 अंगुल, जमा पूंजी 0, जोड़ ठीक नाप तोड़। तेज सिंह ने जोशी जी को समझाया कि इस पत्थर की किताब में ऐसा लिखा है, मगर इसका मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता। जोशी जी ने कहा, मतलब भी मालूम हो जाएगा, तुम एक कागज पर इसकी नकल उतार लो। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कागज कलम दावात निकाल कर उस पत्थर की किताब में जो लिखा था उसकी नकल उतार ली। जोशी जी ने कहा, अब घूम कर देखना चाहिए कि इस मकान में कहीं 8 पहल का कोई खंबा या चबूतरा किसी जगह पर है या नहीं। सब कोई उस खंडर में घूम घूम कर 8 पहल का खंबा या चबूतरा तलाशने लगे। घूमते फिरते उस दालान में पहुंचे जहां तहखाना था। एक सिरा कमंद का तहखाने की किवाड़ के साथ और दूसरा सिरा जिस खंबे के साथ बांधा हुआ था उसी खंबे को 8 पहल का पाया। उस खंबे के ऊपर कोई छत न थी। जोशी जी ने कहा, इसकी लंबान हाथ से नापनी चाहिए। तेज सिंह ने नापा, 6 हाथ 7 अंगुल हुआ। देवी सिंह ने नापा, 6 हाथ 5 अंगुल हुआ। बाद इसके जोशी जी ने नापा, 6 हाथ 10 अंगुल पाया। सबके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह ने नापा, 6 हाथ 3 अंगुल हुआ। जोशी जी ने खुश होकर कहा, बस यही खंबा है, इसी का पता इस किताब में लिखा है। इसी के नीचे जमा पूंजी यानी वह पत्थर जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है गड़ा है। यह भी मालूम हो गया है कि यह तिलिस्म कुमार के हाथ से ही टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल कर लाए हैं इसका नाप 6 हाथ 3 अंगुल लिखा है, सो कुमार ही के हाथ से हुआ। इससे मालूम होता है कि यह तिलिस्म कुमार ही के हाथ से फतेह भी होगा। अब इस कमंद को खोल डालना चाहिए जो इस खंबे और पहाड़ के पल्ले से बंधी हुई है। तेज सिंह ने कमंद खोलकर अलग किया। जोशी जी ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा, सब बातें तो मिल गईं, 8 पहल भी हुआ और नाप से 6 हाथ 3 अंगुल भी है। यह देखिए, इस तरफ 5 का अंक भी दिखाई देता है। बाकी रह गया ठीक नाप तोड़, सो कुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ। अब यही इसको तोड़ें। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उसी जगह से एक बड़ा भारी पत्थर ले लिया जिसका मसाला सख्त और मजबूत था। इसी ढोंके को ऊंचा करके जोर से उस खंबे पर मारा जिससे वह खंबा हिल उठा। 2-3 दफ़े में बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तब कुमार ने बगल में दबाकर जोर किया और ज़मीन से निकाल डाला। खंबा उखाड़ने पर उसके नीचे एक लोहे का संदूक निकला जिसमें ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसका भी ताला तोड़ा। भीतर एक और संदूक निकला, इसका भी ताला तोड़ा। और एक संदूक निकला। इसी तरह दर्जे बदर्जे 7 संदूक उसमें से निकले। 7वें संदूक में एक पत्थर निकला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा। यह लिखा हुआ था, संभाल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना। अगर तुम्हारा नाम वीरेंद्र सिंह है तो यह दौलत तुम्हारे ही लिए है।
बगले के मुंह की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमरमर का जड़ा है वह पत्थर नहीं, मसाला जमाया हुआ है। इसको उखाड़कर सिरके में खूब महीन पीस कर बगले के सारे अंग पर लेप कर दो। वह भी मसाले ही का बना हुआ है। 2 घंटे के बिल्कुल गल कर वह बह जाएगा। उसके नीचे जो कुछ तार चरखे पहिए पुर्जे हों सब तोड़ डालो। नीचे एक कोठरी में एक रास्ता नीचे उस कुएं में गया है जो पूरब वाले दालान में है। वहां भी मसाले से बना एक बुढ़ा आदमी हाथ में किताब लिए दिखाई देगा। उसके हाथ से किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। पहले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वह मुंह खोल देगा। उसका मुंह काफूर से खूब भर दो। थोड़ी ही देर में वह भी गल के बह जाएगा। तब किताब ले लो। उसके सब पन्ने भोजपत्र के होंगे। जो कुछ उसमें लिखा हो वैसा करो। कुमार ने पढ़ा, सबों ने पढ़ा। घंटे भर तक तो सिवाय तिलिस्म बनाने वाले की तारीफ के किसी की जुबान से दूसरी बात तक ना निकली। बाद इसके यह राय ठहरी कि अब दिन भी थोड़ा ही रह गया है, डेरे में चलकर आराम किया जाए। कल सवेरे ही कुल कामों से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ झुकें। यह खबर मशहूर हो गई चारों तरफ कि चुनार के इलाके में कोई तिलिस्म है जिसमें कुमारी चंद्रकांता और छपला फंस गई हैं। उनको छुड़ाने और तिलिस्म तोड़ने के लिए कुंवर वीरेंद्र सिंह ने मैं फौज के उस जगह डेरा डाला है। तिलिस्म किसको कहते हैं, वह क्या चीज़ है, उसमें आदमी कैसे फंसता है, कुंवर वीरेंद्र सिंह उसे क्यों कर तोड़ेंगे, इत्यादि बातों को जानने और देखने के लिए दूर दूर के बहुत से आदमी उस जगह इकट्ठे हुए जहां कुमार का लश्कर उतरा हुआ था। मगर खौफ के मारे खंडर के अंदर कोई पैर नहीं रखता था, बाहर से ही देखते थे। कुमार के लश्कर वालों ने घूमते फिरते कई नकाबपोश सवारों को भी देखा, जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुंचाई। पंडित बद्रीनाथ अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गए थे। तहखाने में शेर के मुंह से जुबान खींच किवाड़ खोलना चाहा, मगर न खुल सका, क्योंकि यहाँ तेज सिंह ने दोहरा ताला लगा दिया था। जब कोई काम न निकला तब यहाँ से लौटकर विजयगढ़ गए। अय्यारी की फिक्र में थे कि यह खबर कुंवर वीरेंद्र सिंह की भी उन्होंने सुनी। लौटकर इसी जगह पहुंचे। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल भी उसी ठिकाने पर जमा हुए और इन सबों की यह राय होने लगी कि किसी तरह तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए। इसी फिक्र में ये लोग भेष बदलकर इधर उधर तथा लश्कर में घूमने लगे। 25वां बयान। दूसरे दिन स्नान पूजा से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी फिर उस खंडर में घुसे। सिर का साथ में लेते गए। कल जो पत्थर निकला था उस पर जो कुछ लिखा था फिर पढ़ के याद कर लिया और उसी लिखने के बमूजिब काम करने लगे। बाहर दरवाजे पर बल्कि खंडर के चारों तरफ पहरा बैठा हुआ था। बगले के पास गए। उसके सामने की तरफ जो सफ़ेद पत्थर जमीन में गड़ा हुआ था, जिस पर पैर रखने से बगला मुंह खोल देता था, उखाड़ लिया। नीचे एक और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ पाया। सफ़ेद पत्थर को सिरके में खूब बारीक पीस कर बगले के सारे बदन में लगा दिया। देखते देखते वह पानी होकर बहने लगा, साथ ही इसके एक खुशबू सी फैलने लगी। 2 घंटे में बगला गल गया। जिस खंभे पर बैठा था वह भी बिल्कुल पिघल गया। नीचे की कोठरी दिखाई देने लगी, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और इधर उधर बहुत से तार तथा कल पुर्जे वगैरह लगे हुए थे। सबों को तोड़ डाला और चारों आदमी नीचे उतरे। भीतर ही भीतर उस कुएं में जहां पहुंचे, जहां हाथ में किताब लिए बुढ़ा आदमी बैठा था। सामने एक पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंग बिरंगे फूल रखे हुए थे। बाजू पकड़ते ही बुढ़े ने मुंह खोल दिया। तेज सिंह से काफूर लेकर कुमार ने उसके मुंह में भर दिया। घंटे भर तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे। तेज सिंह ने एक मशाल खूब मोटी पहले ही से बाल दी थी। जब बुढ़ा गल गया, किताब जमीन पर गिर पड़ी। कुमार ने उठा लिया। उसकी जिल्द भी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, भोजपत्र ही की थी। कुमार ने पढ़ा। उस पर यह लिखा हुआ पाया, इन फूलों को भी उठा लो, तुम्हारे अय्यारों के काम आवेंगे। इनके गुण भी इसी किताब में लिखे हुए हैं। इस किताब को डेरे में ले जाकर पढ़ो। आज और कोई काम मत करो। तेज सिंह ने बड़ी खुशी से उन फूलों को उठा लिया, जो गिनती में 6 थे। उस कुएं में से कोठरी में आकर ये लोग ऊपर निकले और धीरे धीरे खंडर के बाहर हो गए। थोड़ा दिन बाकी था जब कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने डेरे में पहुंचे। यह राय ठहरी कि रात में इस किताब को पढ़ना चाहिए, मगर तेज सिंह को यह जल्दी थी कि किसी तरह फूलों के गुण मालूम हो। उन्होंने कुमार से कहा, इस वक्त इन फूलों के गुण पढ़ लीजिए,
बाकी रात को पढ़िएगा। कुमार ने हंसकर कहा, जब कुल तिलिस्म टूट लेगा तब फूलों के गुण पढ़े जाएंगे। तेज सिंह ने बड़ी खुशामद की। आखिर लाचार होकर कुमार ने जिल्द खोली। इस वक्त सिवाय इन चारों आदमी के उस खेमे में और कोई ना था। सब बाहर कर दिए गए। कुमार पढ़ने लगे। फूलों के गुण। पहला, गुलाब का फूल। अगर पानी में घिस कर किसी को पिलाया जाए तो उसे 7 रोज तक किसी तरह की बेहोशी असर न करेगी। दूसरा, मोतिये का फूल। अगर पानी में थोड़ा सा घिसकर किसी कुएं में डाल दिया जाए तो 4 पहर तक उस कुएं का पानी बेहोशी का काम देगा। जो पिएगा बेहोश हो जाएगा। इसकी बेहोशी आधे घंटे बाद चढ़ेगी। 2 ही फूलों के गुण पड़े थे कि तीनों अय्यार मारो खुशी के उछल पड़े। कुमार ने किताब बंद कर दी और कहा, बस अब ना पढ़ेंगे। अब तेज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, कस्में देते जाते हैं कि किसी तरह परमेश्वर के वास्ते पढ़िए। आखिर यह सब आप ही के काम आवेगा। हम लोग आप ही के तो ताबेदार हैं। थोड़ी देर तक दिल लगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया। तीसरा, और हुर का फूल। पानी में घिसकर पीने से 4 रोज तक भूख न लगे। चौथा, कनेर का फूल। पानी में घिसकर पैर धो ले तो थकावट या राह चलने की सुस्ती निकल जाए। पांचवा, गुलदावती का फूल। पानी में घिसकर आंखों में अंजन करे तो अंधेरे में दिखाई दे। छठा, केवड़े का फूल। तेल में घिसकर लगावे तो सर्दी असर ना करे। अगर पानी में रगड़कर लगावे तो गर्मी या धूप असर ना करे। कत्थे के पानी में घिसकर किसी को पिलाए तो 7 रोज तक किसी किस्म का जोश उसके बदन में बाकी ना रहे। इन फूलों की बड़ी खुशी से तेज सिंह ने अपने बटुए में डाल लिया। देवी सिंह और जोशी जी मांगते ही रहे मगर देखने को भी ना दिया। 26वां बयान। इन फूलों को पाकर तेज सिंह जितने खुश हुए शायद अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसे खुश ना हुए होंगे। एक तो पहले ही अय्यारी में बड़े चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। अब कौन है जो इनका मुकाबला करे। हाँ, एक चीज की कसर रह गई। लोपांचन या कोई गुटका इस तिलिस्म में से उनको ऐसा ना मिला जिससे ये लोगों की नज़रों से छिप जाते। और अच्छा ही हुआ जो ना मिला, नहीं तो इनके अय्यारों की तारीफ ना होती। क्योंकि जिस आदमी के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वह गायब हो जाए तो फिर अय्यारी सीखने की ज़रूरत ही क्या रही। गायब होकर जो चाहा कर डाला। आज की रात इन चारों को जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुड़, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सवेरे फिर तिलिस्म में जाने आदि की बातचीत में रात बीत गई। सवेरा हुआ। जल्दी जल्दी स्नान पूजा से चारों ने छुट्टी पाली और कुछ भोजन करके तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। कुमार ने तेज सिंह से कहा, हमारे पलंग पर से तिलिस्मी किताब उठा के तुम लेते चलो, वहाँ फिर एक दफ़े पढ़ के तब कोई काम करेंगे। तेज सिंह तिलिस्मी किताब लेने गए मगर किताब नज़र न पड़ी। चारपाई के नीचे हर तरफ देखा, कहीं पता नहीं। आखिर कुमार से पूछा, किताब कहाँ है? पलंग पर तो है नहीं। सुनते ही कुमार के होश उड़ गए। जी सन्न हो गया। दौड़े हुए पलंग के पास आए, ढूंढा मगर कहीं किताब हो तब तो मिले। कुमार हाय करके पलंग के ऊपर गिर पड़े। बिल्कुल हौसला टूट गया। कुमारी चंद्रकांता के मिलने से नाउम्मीद हो गए। तब तिलिस्मी किताब कहाँ जिसमें तिलिस्मी जोड़ने की तरकीब लिखी है। देवी सिंह, तेज सिंह और जगन्नाथ जोशी भी घबरा उठे। 2 घड़ी तक किसी के मुंह से आवाज़ तक न निकली। बाद इसके तलाश होने लगी। लश्कर भर में खूब शोर मचा कि कुमार के डेरे से तिलिस्मी किताब गायब हो गई है। पहरे वालों पर सख्ती होने लगी। चारों तरफ चोर की तलाश में लोग निकले। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आप जी मत छोटा कीजिए, मैं वादा करता हूं कि चोर को जरूर पकड़ूंगा। आपके सुस्त हो जाने से सभी का जी टूट जाएगा, कोई काम करते ना बन पड़ेगा। बहुत समझाने पर कुमार पलंग से उठे। उसी वक्त एक चौबदार ने आकर अजीब खबर सुनाई। हाथ जोड़कर अर्ज किया कि तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिए जो लोग मुस्तैद किए गए हैं उनमें से एक पहरे वाला हाजिर हुआ है और कहता है कि तिलिस्म के अंदर कई आदमियों की आहट मिली है। किसी को अंदर जाने का हुक्म तो है नहीं जो ठीक मालूम करें। अब जैसा हुक्म हो किया जाए। इस खबर को सुनते ही तेज सिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह से कहा, तुम भी साथ चलो, देख आवें क्या मामला है। जोशी जी बोले, हम भी चलेंगे। कुमार भी उठ खड़े हुए। आखिर ये चारों तिलिस्म में चले। बाहर फतेह सिंह सेनापति मिले। कुमार ने उनको भी साथ ले लिया। दरवाजे के अंदर जाते ही उन लोगों ने कान में चिल्लाने की आवाज़ आई,
आगे बढ़ने से मालूम हुआ कि इसमें कई आदमी हैं। आवाज़ की धुन पर ये लोग बराबर बढ़ते चले गए। उस दालान में पहुंचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिए पत्थर का आदमी सोया था। देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा हुआ पंडित बद्रीनाथ अय्यार को दोनों हाथों से दबाए है और वे चिल्ला रहे हैं। पन्नालाल रामनारायण चुन्नीलाल छुड़ाने की तरकीब कर रहे हैं, मगर कोई काम नहीं निकलता। तिलिस्मी किताब के खो जाने का इन लोगों को बड़ा भारी गम था, मगर इस वक्त पंडित बद्रीनाथ अय्यार की यह दशा देखकर सबों को हंसी आ गई। एकदम खिलखिला के हंस पड़े। उन अय्यारों ने पीछे फिरकर देखा तो कुंवर वीरेंद्र सिंह में तीनों अय्यारों के साथ खड़े हैं। साथ में फतेह सिंह सेनापति हैं। तेज सिंह ने ललकार कर कहा, वाह, खूब। जैसी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह को बेकसूर तुम लोगों ने सताया, इसी की सजा तुम लोगों को मिली। परमेश्वर भी बड़ा इंसाफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल, तुम लोग जानबूझकर क्यों फंसते हो? तुम लोगों को तो किसी ने पकड़ा नहीं है, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हो? इनको इसी तरह छोड़ दो, तुम लोग जाओ हवा खाओ। पन्नालाल ने कहा, भला इनको ऐसी हालत में छोड़कर के हम लोग कहीं जा सकते हैं? अब तो आपके जो जी में आवे सो कीजिए, हम लोग हाजिर हैं। तेज सिंह ने पंडित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। क्यों, मिजाज कैसा है? क्या आप तिलिस्म तोड़ने को आए थे? अपने राजा को तो पहले छुड़ा लेते। खैर, शायद तुमने यह सोचा हो कि हम भी तिलिस्म तोड़कर कुल खजाना ले लें और खुद चुनार के राजा बन जाएं। देवी सिंह ने भी आगे बढ़ के कहा, बद्रीनाथ भाई, तिलिस्म तोड़ना तो उसमें से जो कुछ मुझे भी देना, अकेले मत उड़ा जाना। जोशी जी ने कहा, बद्रीनाथ जी, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हैं। खैरियत अभी है कि वह तिलिस्मी किताब हमारे हवाले करो जिसे तुम लोगों ने रात को चुराया है। बद्रीनाथ सबकी सुनते, मगर सिवाय जमीन देखने के जवाब किसी को नहीं देते थे। पन्नालाल रामनारायण और चुन्नीलाल पंडित बद्रीनाथ को छोड़ आगे हो गए और कुमार से बोले, ईश्वर के वास्ते किसी तरह बद्रीनाथ की जान बचाइए। कुमार ने कहा, भला हम क्या कर सकते हैं? कुछ हाल तिलिस्म का मालूम नहीं। जो किताब तिलिस्म से मुझको मिली थी, जिसे पढ़कर तिलिस्म तोड़ते, वह तुम लोगों ने गायब कर ली। अगर मेरे पास होती तो उसमें देखकर कोई तरकीब इनके छुड़ाने की करता। हाँ, अगर तुम लोग वह किताब मुझे दे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते हैं। यह सुनकर पन्नालाल ने तिरछी निगाहों से बद्रीनाथ की तरफ देखा। उन्होंने भी कुछ इशारा किया। पन्नालाल ने कुमार से कहा, हम लोगों ने किताब नहीं चुराई है, नहीं तो ऐसी बेबसी की हालत में जरूर दे देते। या तो किसी तरह से पंडित बद्रीनाथ को छुड़ाइए या हम लोगों के वास्ते यह हुक्म दीजिए कि बाहर जाकर इनके लिए कुछ खाने का सामान लाकर खिलावें। बल्कि जब तक आपकी किताब ना मिले, आप तिलिस्म ना तोड़ लें और बद्रीनाथ उसी तरह बेबस रहें, तब तक हम लोगों में से किसी को खिलाने पिलाने के लिए यहाँ आने जाने का हुक्म हो। देवी सिंह ने कहा, पन्नालाल, भला यह तो कहो कि अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रह गए तो खाने पीने का बंदोबस्त तो तुम कर लोगे, जाकर ले आओगे। लेकिन अगर इनको दिशा मालूम पड़ेगी तो क्या करोगे? इसको कहाँ ले जाकर फेंकोगे या इस तरह इनके नीचे ढेर लगा रहेगा? इसका जवाब पन्नालाल ने कुछ न दिया। तेज सिंह ने कहा, सुनो जी, अय्यारों को अय्यार लोग खूब पहचानते हैं। अगर तुम्हारे आने जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते हैं कि आया करो और जिस तरह बने बद्रीनाथ की हिफाजत करो। तुम लोगों ने हमारा बड़ा हर्ज किया, तिलिस्मी किताब चुरा ली और अब मुस्कुराते हो। इस वक्त हमारे अख्तियार में सब कोई हो, जिसके साथ जो चाहे करूं। सीधी तरह से न दो तो डंडों के जोर से किताब ले लूं, मगर नहीं, छोड़ देता हूं और खूब होशियार कर देता हूं। किताब संभाल के रखना, मैं बिना लिए ना छोड़ूंगा और तुम लोगों को गिरफ्तार भी ना करूंगा। तेज सिंह की बात सुनकर पंडित बद्रीनाथ लाल हो गए और बोले, इस वक्त हमको बेबस देख के शेखी करते हो? यह हिम्मत तो तब जाने कि हमारे छूटने पर कह बद के कोई अय्यारी करो और जीत जाओ। क्या तुम ही एक दुनिया में अय्यार हो? हम भी जोर देकर कहते हैं कि हम ही ने तुम्हारी तिलिस्मी किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को कैद किए या सताए बिना तुम नहीं पा सकते। यह शेखी तुम्हारी ना चलेगी कि अय्यारों को गिरफ्तार भी ना करो, बल्कि आने जाने के लिए छुट्टी दे दो और किताब भी ले लो। ऐसा कर लो तो उसी दिन से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं
और महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार की ताबेदारी करें। मैं बता देता हूं कि किताब भी ना दूंगा और यहां से छूट के भी निकल जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, मैं भी कसम खाकर कहता हूं कि बिना तुम लोगों को कैद किए अगर किताब ना ले लूं तो फिर अय्यारी का नाम ना लूं और सिर मुड़ा के दूसरे देश में निकल जाऊं। मुझको भी तुम लोगों से एक ही दफे में फैसला कर लेना है। इस बात पर तेज सिंह और बद्रीनाथ दोनों ने कस्में खाईं। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह सबों का मुंह देखते थे, कुछ कहते बन नहीं पड़ता था। तेज सिंह ने देवी सिंह और जोशी जी को अलग ले जाकर कान में कुछ कहा और वे दोनों उसी वक्त तिलिस्म के बाहर हो गए। फिर तेज सिंह बद्रीनाथ के पास जाकर बोले, हम लोग जाते हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को जहां जी चाहे भेजो और अपने छुड़ाने की जो तरकीब सूझे करो। पहरे वालों को कह दिया जाता है कि वे तुम्हारे साथियों को आते जाते ना रोकेंगे। कुमार को लिए हुए तेज सिंह अपने डेरे में पहुंचे। देखा तो जोशी जी बैठे हैं। तेज सिंह ने पूछा, क्यों जोशी जी, देवी सिंह गए? जोशी जी, हाँ वह तो गए। तेज सिंह, आपने अभी कुछ देखा कि नहीं? जोशी जी, हाँ पता लगा पर आफत नजर आती है। तेज सिंह, वह क्या? जोशी जी, रमल में मालूम होता है कि उन लोगों के हाथ में भी किताब निकल गई और अभी तक कहीं रखी नहीं गई। देखें देवी सिंह क्या करके आते हैं। हम भी जाते तो अच्छा होता। तेज सिंह, तो फिर आप रहा क्या देखते हैं, जाइए, हम भी आपकी धुन में लगते हैं। यह सुन जोशी जी तुरंत वहां से चले गए। कुमार ने कहा, भला कुछ हमें भी तो मालूम हो कि तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या कर रहे हो और क्या समझ के तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। मैं तो जरूर यही कहूंगा कि इस वक्त तुम ही ने शेखी में आकर काम बिगाड़ दिया, नहीं तो वे लोग हमारे हाथ फंस चुके थे। तेज सिंह ने कहा, मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे। किताब तो मैं उनसे ले ही लूंगा, मगर जहां तक बने उन सबों को एक ही दफे में अपना चेला भी करूं, नहीं तो यह रोज रोज की अय्यारी से कहां तक होशियारी चलेगी। सिवाय जिद और बदाबदी के अय्यार कभी ताबेदारी कबूल नहीं करते, चाहे जान चली जाए। मालिक का संग कभी ना छोड़ेंगे। कुमार ने कहा, इससे तो हमको और तरद्दुद हुआ। ईश्वर ना करे कहीं तुम हार गए और बद्रीनाथ छूट के निकल गए तो क्या तुम हमारा भी संग छोड़ दोगे? तेज सिंह, बेशक छोड़ दूंगा, फिर अपना मुंह ना दिखाऊंगा। कुमार, तो तुम आप भी गए और मुझे भी मारा, अच्छी दोस्ती अदा की। हाय अब क्या करूं? भला यह तो बताओ कि देवी सिंह और जोशी जी कहाँ चले गए? तेज सिंह, अभी ना बताऊंगा, पर आप डरिए मत। ईश्वर चाहेगा तो सब काम ठीक होगा और मेरा आपका साथ भी ना छूटेगा। आप बैठिए, मैं 2 घंटे के लिए कहीं जाता हूं। कुमार, अच्छा जाओ। तेज सिंह वहां से चले गए। फतेह सिंह को भी कुमार ने विदा किया। अब देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं और कौन जीतता है। 27वां बयान। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी के चले जाने पर कुमार बहुत देर तक सुस्त बैठे रहे। तरह तरह के ख्याल पैदा होते रहे। जरा खुटका हुआ और दरवाजे की तरफ देखने लगते कि शायद तेज सिंह या देवी सिंह आते हों। जब किसी को नहीं देखते तो फिर हाथ पर गाल रखकर सोच विचार में पड़ जाते। पहर भर दिन बाकी रह गया पर तीनों अय्यारों में से कोई भी लौटकर ना आया। कुमार की तबीयत और भी घबराई। बैठा ना गया। डेरे के बाहर निकले। कुमार को डेरे के बाहर होते देख बहुत से मुलाजिम सामने आ खड़े हुए। बगल ही में फतेह सिंह सेनापति का डेरा था। सुनते ही कपड़े बदल हरबों को लगाकर वह भी बाहर निकल आए और कुमार के पास आकर खड़े हो गए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, चलो जरा घूम आवें, मगर हमारे साथ और कोई ना आवे। यह कह आगे बढ़े। फतेह सिंह ने सबों को मना कर दिया। लाचार कोई साथ ना हुआ। ये दोनों धीरे धीरे टहलते हुए डेरे से बहुत दूर निकल गए। तब कुमार ने फतेह सिंह का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुनो फतेह सिंह, तुम भी हमारे दोस्त हो, साथ ही पढ़े और बड़े हुए। तुमसे हमारी कोई बात छिपी नहीं रहती। तेज सिंह भी तुमको बहुत मानते हैं। आज हमारी तबीयत बहुत उदास हो गई। अब हमारा जीना मुश्किल समझो, क्योंकि आज तेज सिंह को ना मालूम क्या सूझा कि बद्रीनाथ से जिद कर बैठे। हाथ में फंसे हुए चोर को छोड़ दिया। क्या जाने अब क्या होता है। किताब हाथ लगे या ना लगे, तिलिस्म टूटे या ना टूटे, चंद्रकांता मिले या तिलिस्म ही में तड़प तड़कर मर जाए। फतेह सिंह ने कहा, आप कुछ न सोचिए, तेज सिंह ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने जिद किया सो अच्छा ही किया। सब अय्यार एकदम से आपकी तरफ हो जाएंगे। आज का भी बिल्कुल हाल मुझको मालूम है। इंतजाम भी उन्होंने अच्छा किया है।
मुझको भी एक काम सुपुर्द कर गए हैं, वह भी बहुत ठीक हो गया है। देखिए तो क्या होता है। बातचीत करते करते दोनों बहुत दूर निकल गए। यकायक इन दोनों की निगाह कई औरतों पर पड़ी जो इनसे बहुत दूर न थी। इन्होंने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया और पेड़ों की आड़ से औरतों को देखने लगे। अंदाज से 20 औरतें होंगी। अपने अपने घोड़ों की बाग थामे धीरे धीरे उसी तरफ आ रही थीं। एक औरत के हाथ में 2 घोड़ों की बाग थी। यूं तो सभी औरतें एक से एक खूबसूरत थीं, मगर सबों के आगे आगे जो जा रही थी बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी। उम्र करीब 15 वर्ष के होगी। पोशाक और जेवरों के देखने से यही मालूम होता था कि यह जरूर किसी राजा की लड़की है। सिर से पांव तक जवाहिरात से लदी हुई, हर एक अंग उसके सुंदर और सुडौल गुलाब सा चेहरा दूर से दिखाई दे रहा था। साथ वाली औरतें भी एक से एक खूबसूरत बेशकीमती पोशाक पहने हुई थीं। कुंवर वीरेंद्र सिंह एकटक उसी औरत की तरफ देखने लगे जो सबों के आगे थी। ऐसे तरद्दुद की हालत में भी कुमार के मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या सुडौल हाथ पैर हैं। बहुत सी बातें कुमारी चंद्रकांता की इसमें मिलती हैं। नज़ाकत और चाल भी उसी ढंग की है। हाथ में कोई किताब है जिससे मालूम होता है कि पढ़ी लिखी भी है। वे औरतें और पास आ गईं। अब कुमार को बखूबी देखने का मौका मिला। जिस जगह पेड़ों की आड़ में ये दोनों छुपे हुए थे किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। वह औरत जो सबों के आगे आगे जा रही थी, जिसको हम राजकुमारी कह सकते हैं, चलते चलते अटक गई। उस किताब को खोलकर देखने लगी। साथ ही इसके दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। कुमार ने पहचाना कि यह वही तिलिस्मी किताब है, क्योंकि इसकी जिल्द पर एक तरफ मोटे मोटे सुनहरे हरफों में तिलिस्म लिखा हुआ है। सोचने लगे, इस किताब को तो अय्यार लोग चुरा ले गए थे। तेज सिंह इसकी खोज में गए हैं। इसके हाथ यह किताब क्यों कर लगी? यह कौन है और किताब देख देख कर रोती क्यों है? तो मित्रों, मेरे चैनल पर चंद्रकांता का चौथा भाग समाप्त हुआ और इसी के साथ समाप्त हुआ चंद्रकांता उपन्यास का दूसरा भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रकांता उपन्यास 4 भागों में बटा हुआ था, तो उसका दूसरा भाग समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी, क्योंकि यह कहानी बिल्कुल ओरिजिनल रूप में आपको सुनाई जा रही है। हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए हों, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मिर्ज़ापुरी, बिहारी, उर्दू आदि शब्द भी यूज़ किए गए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताएं, क्योंकि ऐसी कहानी, अनोखी कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, लोग इस कहानी को सुनें। ऐसी कहानी जो वे अपने जीवन में कभी ना भूल पाएंगे। धन्यवाद।